एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग फिर से एक नए हफ्ते के यानी 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक की वीकली फाइनेंस अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इस हफ्ते में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की दुनिया में क्या कुछ नया हुआ है ये हमें जानना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारी ईयर बुक है वो अब आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल होगी। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों तरीके के विद्यार्थी इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस बुक का सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप लोग parchamclasses.in पे ऑर्डर कर दीजिए। अगर आपको इसका हार्ड कॉपी चाहिए आप parchamstore.in पे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर करेंगे 15 to 20 डेज तक आप लोगों के घर तक ये बुक पहुंच जाएगी और आप लोग इसको एंजॉय कर सकेंगे। बहुत ही अमेजिंग बुक है। पढ़ के अपने रिव्यूज भी हम तक शेयर करोगे तो हमको और अच्छा लगेगा। आप लोगों के फीडबैक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और बात हम लोग कर लेते हैं कि जो परचम क्लास है वहां पे और कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। एसएससी जनरल अवेयरनेस का एक कोर्स चल रहा है। ये ना केवल एसएससी में बल्कि आरबीआई ग्रेड बी में, ईपीएफओ में हर तरीके से आप लोगों को मदद करने वाला है, जिसके अंदर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। पूरी टीम ने मिलकर काम किया है और पूरे रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को ये मिलने वाले हैं। मतलब जैसे ही क्लिक किया पूरा सिलेबस आपके हाथ में, आपको कोई इंतजार नहीं करना वीडियो कब आएगा, सिलेबस कब पूरा होगा, तो ऑलरेडी सिलेबस कवर्ड है। फिर उसके बाद एक बैच चल रहा है एसएससी इकोनॉमी के कोर्स का चल रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक की इकोनॉमी को कवर करवाया जा रहा है। आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज पे 10% का एक्स्ट्रा ऑफ अगर आपको चाहिए देन यूज कोड PAYL10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइए देख लेते हैं आज के पिटारे में क्या क्या है। एक बार पहले ब्रीफ में देख ले फिर कॉम्प्रिहेंड करके बताती हूँ। देखो ये एक नया इन्वेस्टमेंट फंड आया है जिसका नाम है स्वामिह इन्वेस्टमेंट फंड। पूरा नाम है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। जो हमारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, मतलब कि जो हमारे रुके हुए हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये एक फंड है। क्या है इसकी खूबी, क्या है इसकी कमियां, सब कुछ पढ़ेंगे बट आगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम पढ़ेंगे हर पेमेंट डिजिटल मिशन। हर पेमेंट डिजिटल मिशन आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट का एक पूरा वीक चलाया है, पूरा वीक सेलिब्रेट किया है। इस वीक के अंदर कुछ गांव के अंदर डिजिटल मिशन हम लोगों ने चलाया है। तो क्या है ये मिशन, इसको देखेंगे। सेंटर ब्रिंग्स क्रिप्टो करेंसी अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर अब क्रिप्टो करेंसी भी आ जाएगी, यानी क्रिप्टो के भी अब रेगुलेट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। क्या है इस न्यूज में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि अब कुछ लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे दिया है कि आप लोग अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम में फिर से जा सकते हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम आप लोगों पे लागू थी, अगर आपकी इच्छा है तो आप फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच हो सकते हैं। क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या है न्यू पेंशन स्कीम, इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम के अंदर बहुत सारे यूथ को स्किल एंड ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, अब इसको मार्च 2024 तक और बढ़ाया गया है और बहुत सारे एप्लीकेंट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। समर्थ स्कीम के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ऐसे ही इस बजट में निर्मला सीतारमन जी ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो अनाउंस किया था। क्या है ये, इसको जानेंगे। यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम ETIAS, ये क्या है, शेंजन जोन क्या होता है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज हैं वो कंट्रीज कैसे वीजा फ्री आपस में मूव करती थी, तो उनके ऊपर अब क्या नॉर्म्स लागू हो गए हैं उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की सारी न्यूज होगी जिसके बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पहली न्यूज पे, और पहली न्यूज हमारी क्या है, स्वामी इन्वेस्टमेट फंड। देखो पूरा नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। मतलब कि यहाँ पे आप इस नाम को ब्रेक करके देखो, इस नाम को ब्रेक करके देखिए, आपको समझ आएगा कुछ। क्या ये एक स्पेशल विंडो, एक स्पेशल तरीका है अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का। देखो मैं पहले ना इसको देसी भाषा में आप लोगों को बता देती हूँ। ये फंड क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। क्या है ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड समझिए आप लोग, ये क्या होता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, ये ऐसा फंड होता है जहां पे जो बहुत ही ज्यादा रईस लोग हैं, जिनको हम कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। क्या कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल।
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये कौन लोग हैं? अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में बताऊं, भाई बिल्कुल अमीरों के अमीर, बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं जो एक बार में बल्क में बहुत सारा मार्केट में पैसा लगा देते हैं। जो ये हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल नॉलेज है, जिनके अंदर फाइनेंस की, इकोनॉमी की कुछ स्पेशल नॉलेज है, इन लोगों के पैसे को रियल एस्टेट के अंदर लगाया जाता है। इन लोगों के पैसे को क्या किया जाता है? रियल एस्टेट के अंदर लगाया जाता है। यानी कि जो आपके नॉर्मल शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनसे हटके हम कुछ नई तरीके की इन्वेस्टमेंट इन अमीर लोगों से करवाते हैं। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब कि आप एक कॉमन तरीके से शेयर या स्टॉक बॉन्ड्स के अंदर निवेश नहीं कर रहे, आपने एक ऑल्टरनेटिव वे ढूंढा है इन्वेस्टमेंट का। मतलब आप उन चीजों से हटके कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, सेबी ही इसको देखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही इसको देखता है। तो ऐसा ही जो अब फंड है वो ऐसा ही फंड है। ठीक है, वो एक तरीके का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ही है। किस चीज के लिए है? हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगा। कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगा? जो ब्राउन फील्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अब ये ब्राउन फील्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट क्या होता है? समझो, दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। एक को कहते हैं ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जो बिल्कुल अभी हरा हमने करना है, मतलब कि अभी बिल्कुल बंजर है, हमको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, उसको कहना है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और फिर होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? जिनके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है लेकिन किसी वजह से काम रुक गया है। मतलब कि लैक ऑफ एडिक्वेट फंड की वजह से, लैक ऑफ एडिक्वेट फंड की वजह से अगर वो प्रोजेक्ट रुक गया है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है। क्या है? वो एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, मतलब कि वो रुका हुआ, अटका हुआ प्रोजेक्ट है। तो इस फंड की मदद से जो इन्वेस्टर ये पैसा यहाँ पे लगाएंगे, इस फंड की मदद से हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे जो नियर टू कंप्लीशन है, मतलब कि पूरे होने ही वाले थे लेकिन फंड की वजह से उनमें कुछ कमी आ गई है। उनको हम क्या कहते हैं? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि उनमें ऑलरेडी काम हो चुका है। जिनको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, जिनमें काम शुरू हो चुका है लेकिन बीच में रुका हुआ है, उनको हम, मतलब कि ऑलरेडी कुछ काम हो चुका है 10% 20%, उनको हम कहेंगे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, और पैसे की वजह से, फंड की वजह से जो प्रोजेक्ट रुक गए हैं, हमने क्या कहा? वो है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट। क्लियर हो गई बात? ठीक है, उनको हमने क्या कहा? स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है। तो ऐसे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये फंड आया है जिसको हम स्वामी प्रोजेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या देख रहे हो? अफोर्डेबल हाउसिंग हमको करनी है। अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब कि हमको बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं चलाने की, बंगलो बना रहे हैं हमको ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चलाने हैं जो अफोर्डेबल हो, मतलब कि जो मिडिल इनकम क्लास वालों की हो, मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए हो, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए हमको ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। यानी कि ऐसा घर अपने को पूरा करना है जिसका मैक्सिमम एरिया 200 स्क्वायर मीटर हो। 200 गज से बड़ा मकान इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अप टू 200 गज मकान जो है वो हम लोगों को इसके अंदर पूरे करने हैं, जो पैसे की कमी की वजह से बीच में रुक गए हैं और नियर टू कंप्लीशन है। ठीक है, ये अब इसके अंदर और एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें आएंगे। पहली चीज तो मैंने आपको क्या बताया, वो जो घर होंगे वो अफोर्डेबल होने चाहिए और मिडिल इनकम वाले होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अफोर्डेबल और मिडिल इनकम के साथ साथ वो रेरा में रजिस्टर्ड होने चाहिए। वो रेरा में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने घर बनाना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि मुझे भी फंड दे दो इसमें से, ऐसा नहीं होगा। वो जो घर होगा वो रेरा में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, ये इसकी खूबी है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अफोर्डेबल और मिडिल इनकम वालों का ही होगा, 200 गज से बड़ा मकान नहीं होगा और रेरा रजिस्टर्ड मकान जो है वो ही इसके अंदर पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो हम मिडिल इनकम क्लास को हाउसिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं मिडिल इनकम को, मिडिल क्लास फैमिली को हाउसिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग ड्राइवर डिमांड पैदा कर रहे हैं। मतलब कि किस चीज की डिमांड होगी? अब तुम इस बात को समझना, अगर देश के अंदर इंफ्रा बढ़ रहा है, अगर देश के अंदर घर के प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, घर बनाना बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है जो अपनी कोर इंडस्ट्रीज है,
मतलब कि लोहे की जरूरत बढ़ेगी, सीमेंट की जरूरत बढ़ रही है, बजरी पत्थर इनकी जरूरत बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपने देश की जो ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट और ये पूरा फंड था जिसके बारे में हमने बात की। इस पूरे फंड को रजिस्टर रेगुलेट कौन कर रहा है, सेबी ही इसको रेगुलेट करेगा, लेकिन इसके अंदर और क्या बारीकियां हैं वो हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या इसके अंदर अपने को जानना है। ये इंडिया का लार्जेस्ट सोशल इंपैक्ट फंड होने वाला है। इंडिया का लार्जेस्ट सोशल इंपैक्ट फंड है, मतलब सोसाइटी को काफी प्रभावित कर रहा है ये। और ये स्टॉल्ड यानी कि रुके हुए, स्ट्रेस्ड यानी कि दबे हुए, जो दब गए हैं पैसे की वजह से, ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आया है। न्यूज में क्यों आया है कि 2019 में ये फंड की शुरुआत हुई थी। 2019 में इस फंड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। एक मिनट, न्यूज में क्यों आया है ये, 2019 में इस फंड की शुरुआत हुई थी और अभी तक 20,557 यानी कि 20,557 घर जो है वो पूरे कर दिए हैं इस फंड की मदद से, इसलिए न्यूज में आया है। ये क्या है, ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको सेबी के साथ रजिस्टर किया गया है। 2019 में इसको लॉन्च कर दिया था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूं। इसको स्पॉन्सर किसने किया है, ठीक है। इसमें फाइनेंस की मदद कौन कर रहा है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस पूरे फंड को मैनेज कौन कर रहा है, मैनेज कर रहा है एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड, यानी स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी वेंचर्स लिमिटेड इसको मैनेज कर रहा है। रेगुलेट कर रहा है सेबी, ठीक है। स्पॉन्सर किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और इसको मैनेज कर रहा है एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड। इस बात को याद रखोगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, आप लोग फिर से इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ऐसा पैसा, ऐसा तरीके की एक मनी को हम पूल कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को पूल करते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का पैसा लेके, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इन्वेस्टर्स का पैसा, जिनको नॉलेज है फाइनेंस की, जिनको नॉलेज है स्टॉक्स लगाने की, ऐसे लोगों का पैसा हम पूल करके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रेरा के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। व्हाट इज रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। जितने भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर होंगे वो नियर टू कंप्लीशन होने चाहिए, ऐसे नहीं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, नियर टू कंप्लीशन वाले प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड करने हैं। और वो अफोर्डेबल और मिडिल इनकम प्रोजेक्ट होने चाहिए, बड़े बड़े बंगले नहीं बनाने हैं, 200 स्क्वायर मीटर से बड़े वो नहीं होना चाहिए एरिया, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट इतना ही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, घर मिल जाएगा, कोर इंडस्ट्री को बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, दैट इज हर पेमेंट डिजिटल मिशन। हर पेमेंट डिजिटल मिशन क्या है, ये आरबीआई ने पूरा हफ्ता, पूरा सप्ताह सेलिब्रेट किया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023 का डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। ये HAR आएगा भाई, ये ER नहीं है, ये HAR है, ठीक है। ये यहाँ देख सकते हो, हर पेमेंट डिजिटल। तो इसके अंदर क्या है, मतलब कि हर का मतलब एवरी, एवरी। HER तो वो गर्ल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, हर हिम वाला हो गया। HAR मतलब हर का मतलब एवरी पेमेंट डिजिटल, भाई हर पेमेंट को हमें डिजिटल करना है, ठीक है। जैसे होता है ना हर घर पानी, हर घर पानी मतलब एवरी घर में पानी पहुंचाना है, तो इसी तरीके की एवरी पेमेंट हमें डिजिटल करनी है। ये डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक आरबीआई ने सेलिब्रेट किया, जिसके अंदर क्या कहा गया, जो ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो आपको ऑनलाइन मशीन्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, इनको कहा गया कि आप लोग 75 विलेजेस को अडॉप्ट करो, आप लोग 75 विलेजेस को गोद लो, इनको अडॉप्ट करो। और आपका मकसद ये होना चाहिए कि इन 75 विलेजेस में हमको डिजिटल अवेयरनेस पैदा करनी है, क्योंकि गांव के अंदर आज भी बहुत डर है डिजिटल पैसे को लेके कि हाय मेरा पैसा चला ना जाए, हाय मेरा पैसा डूब ना जाए, बहुत डर है, आज भी लोग अवेयर नहीं है डिजिटल कितना सिक्योर है उसको देखते हुए, ठीक है। तो क्या कहा सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 75 विलेजेस को अडॉप्ट करोगे और उनको डिजिटली अवेयर करोगे, उनकी पेमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। 75 विलेजेस ही क्यों, क्योंकि 75 ईयर्स अपनी इंडिपेंडेंस के कंप्लीट हुए हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये 75 विलेज का एजेंडा लिया है। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो होते हैं वो अलग पूरे देश के अंदर विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे, वहां पे अवेयरनेस को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। वहां के मर्चेंट्स को कहेंगे कि आप लोग डिजिटल पेमेंट को रिसीव करें, डिजिटल पेमेंट को कैसे करना है ये सब बताएंगे।
जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होते हैं ये आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं कि आप लोग पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। हर किसी को थोड़ा ना वो मशीन मिलेंगी स्वाइप वाली, तो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। फरवरी 2023 तक 67 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, किसी को कार्ड पेमेंट नेटवर्क का लाइसेंस मिला, किसी को एटीएम का लाइसेंस मिला। इस तरीके से इनको लाइसेंस दे दे के आरबीआई इनको मिशन देता है कि आप लोगों को पूरे भारत में डिजिटल मिशन को प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये था हर पेमेंट डिजिटल मिशन जिसके बारे में हमने बात की। इससे क्या होगा, इससे कन्वीनियंस बढ़ जाएगा, इससे ईज बढ़ जाएगा पेमेंट का। घर बैठे ही आपको पेमेंट मिल जाएगी, हर घर बैठे ही आप पे कर सकते हो, आपको बैंक भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे डिजिटल पेमेंट को फर्दर एनकरेजमेंट और सपोर्ट भी मिलेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मकसद है देश के अंदर डिजिटल पेमेंट को इंप्रूव करना। नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर ब्रिंग्स क्रिप्टो अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जिस तरीके से अभी तक बैंक्स के फ्रॉड, जिस तरीके से अभी तक बहुत सारे हवाला के फ्रॉड्स, बहुत सारी ब्लैक मनी, टेररिस्ट मनी, इन सब चीजों को इंक्लूड करके रेगुलेट किया जाता था पीएमएलए एक्ट से, अब क्रिप्टो करेंसीज को भी, यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, आप क्रिप्टो करेंसी कह दें, आप वर्चुअल डिजिटल एसेट कह दें, बात एक ही है। बिकॉज क्रिप्टो भी तो वर्चुअल ही है, क्रिप्टो ही तो डिजिटल ही है और ये एक एसेट भी है। तो वीडीए कह दो या क्रिप्टो करेंसी कह दो। अब क्या किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर क्रिप्टो करेंसीज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसीज जो है इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। ये कैसा होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है। क्या यूज होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर यूज होती है। और जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, ऐसा नहीं है ये सेफ नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होती है, डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होती है। मतलब कि किसी एक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो पूरी चेन को पता लगता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस चेन को पकड़ना, इसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमको रेगुलेट करने की जरूरत है क्रिप्टो करेंसीज को। तो अब क्या किया गया है, क्रिप्टो करेंसीज को भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर लेके आया गया है। तो क्या होगा, जैसे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, बैंक्स, सिक्योरिटी इंटरमीडियरीज अपने नो योर कस्टमर्स को यानी केवाईसी नॉर्म्स को पूरा करवाते हैं, ऐसे ही अब क्रिप्टो करेंसीज वाले भी केवाईसी नॉर्म्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग करवाएंगे। दूसरा, कौन कौन सी एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाएगा कि आप कौन सी करेंसी के बदले कौन सी करेंसी ले रहे हो। भाई इथीरियम के बदले रूपी लिया, रूपी के बदले क्रिप्टो बिटकॉइन लिया, क्या लिया आपने, ठीक है। कौन सी फिएट करेंसी के बदले कौन सा डिजिटल एसेट आपने एक्सचेंज किया। फिर आपने एक डिजिटल करेंसी से दूसरी कौन सी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रांजैक्ट किया, मतलब कि इथीरियम से बिटकॉइन, बिटकॉइन से डॉजी कॉइन, इस तरीके से, ठीक है। आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी कहां पे ट्रांसफर की है, इस चीज को देखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चल रहा है, कहां से कंट्रोल चल रहा है आपके डिजिटल करेंसी का, ठीक है। कौन कौन पार्टिसिपेंट है, कहां पे आप सेल कर रहे हो इन करेंसी को, इन सब चीजों की एक्टिविटीज का ध्यान दिया जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर। नेक्स्ट न्यूज है, ऑप्शन टू सेलेक्ट ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप अगर न्यू पेंशन स्कीम से स्विच करके ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाना चाहते हैं तो आप लोगों को छूट दे दी गई है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको एक बार ही हम ये ऑप्शन देंगे, वन टाइम ऑप्शन दिया है आपको, केवल एक बार ये ऑप्शन मिला है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे माइग्रेट हो सकते हैं, जिन्होंने जॉब्स को, जो जॉब्स 2003 दिसंबर 22 से पहले एडवर्टीज हुई है, आप अगर उस जॉब के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और आप चाहते हैं कि मैं न्यू पेंशन स्कीम से स्विच करके फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम पे चला जाऊं, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है। पॉइंट्स क्या है, देखो मैं आपको ना मोटी मोटी सी बात बता देती हूँ। पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और जो न्यू पेंशन स्कीम थी, देखो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, मान लीजिए आप नौकरी लगे हो, स्टार्टिंग में आपकी 3,000 रुपए सैलरी है, पर मंथ आपकी 3,000 रुपए सैलरी है, ठीक है। बढ़ते 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 ये 3 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है। रिटायरमेंट की एज पे आपकी सैलरी कितनी है, इंक्रीमेंट लग लग के 3 लाख रुपए मान लीजिए आपकी सैलरी है, ठीक है। मुझे पता है 3,000 से 3 लाख का सफर बड़ा दूरी वाला है, बट फिर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। जिस समय आपने रिटायरमेंट के वक्त जो भी आपने लास्ट सैलरी ली थी,
उस सैलरी का 50% आपको लाइफ टाइम पेंशन के रूप में मिलता था। लाइफ टाइम पेंशन के रूप में मिलता था। भाई आपकी अगर 50,000 सैलरी है रिटायरमेंट के वक्त पे, तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। 3 लाख है तो 1.5 लाख रुपए आपकी पेंशन बन जाएगी। ठीक, इसमें एम्प्लॉय का कुछ नहीं लगता था, सारा खर्चा सरकार का लगता था, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लगता था। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो बहुत सारे हैं और इस सरकार को बहुत सारे कर्जे उठा उठा के इस पेंशन स्कीम को पूरा करना पड़ता था। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, एक न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी। न्यू पेंशन स्कीम में क्या कहा गया, ऐसा कहा कि जो PFRDA है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अंडर एक फंड मैनेजर होगा, इसके अंडर एक पेंशन फंड मैनेजर होगा। और ये पेंशन फंड मैनेजर क्या करेगा, इसको अभी समझते हैं। मैंने ये व्यक्ति यहां बिठा दिया। अब आपके NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम के खाते में कौन सा पैसा जाएगा, आपकी सैलरी का 10% आप डालोगे, यानी कि एम्प्लॉय खुद डालेगा सैलरी का 10% हर महीने, और 14% पैसा भारत सरकार डालेगी। आपकी सैलरी का 14% पैसा गवर्नमेंट डालेगी। कौन से में, आपके पेंशन फंड में 10% पैसा आप खुद डालोगे अपनी सैलरी का, और 14% पैसा आप गवर्नमेंट से डलवा रहे हो। ठीक है, जब आपको ये पैसा निकालना होगा, इसका 60% पैसा आप निकाल सकते हो जो टैक्स फ्री होगा, लेकिन जो इसका 40% पैसा है वो आपका फंड मैनेजर अलग अलग एन्युटीज में लगा देगा, अलग अलग मार्केट के अंदर पैसा लगा दिया जाएगा आपका पैसा, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये टैक्सेबल होगा। जो 60% पैसा आपने निकाला है वो आपका टैक्स फ्री होगा। ये न्यू पेंशन स्कीम थी। तो अब क्या कहा गया है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है जो 22 दिसंबर 2003 से पहले वाली एडवर्टीजमेंट की नौकरी में लगे हुए हैं, और आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोग न्यू पेंशन स्कीम से अगर चाहो तो स्विच कर सकते हो ओल्ड पेंशन स्कीम पे। तो ये पूरी न्यूज थी और दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ क्या बताया हुआ है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑप्शन इज अवेलेबल। किनको ऑप्शन मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन मिला है जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम में एनरोल किया था जनवरी 1, 2004 के बाद, क्योंकि यही वक्त है जब न्यू पेंशन स्कीम आई थी। ठीक है, और ये जो ऑर्डर है ये सेंट्रल आर्म्ड CAPF वाले लोगों के ऊपर भी लागू हो रहा था। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ऊपर भी लागू हो रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या है, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन NDA गवर्नमेंट ने इसको 2003 में बंद कर दिया था और 2004 1 अप्रैल से न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। ठीक, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर क्या था, 10% आप अपनी बेसिक सैलरी का, DA जोड़ के बात नहीं हो रही, जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका 10% आपको डालना है और 14% भारत सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। और PFRDA एक्ट यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये सारी चीज एडमिनिस्टर एंड रेगुलेट की जाएगी। NPS जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही था। ठीक है, लिए ही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ये लागू नहीं होता। ठीक है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग वेस्ट बंगाल हैव आल्सो अडॉप्टेड, मतलब कि वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है अपने अपने स्टेट में। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ओल्ड वर्सेस न्यू के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो ओल्ड थी वो लाइफ लॉन्ग इनकम आपको दे रही है रिटायरमेंट के बाद, गवर्नमेंट सारे खर्चे को बियर करती है। इसमें क्या होगा, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% अमाउंट आपको पेंशन के रूप में मिल रहा है। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, ये एक पार्टिसिपेटरी स्कीम है, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉय है वो पेंशन खुद डालेगा अपनी सैलरी में से और कुछ पैसा भारत सरकार देगी। रिटायरमेंट के वक्त 60% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो जो टैक्स फ्री होगा, और रिमेनिंग 40% पैसा आपका अलग अलग एन्युटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा जो टैक्स्ड होगा। ठीक है, तो ये न्यू वर्सेस ओल्ड की बात थी जिसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट न्यूज क्या है स्टूडेंट्स, समर्थ स्कीम के बारे में है। समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या मैं कहूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। समर्थ का मतलब कैपेबल। ठीक है, कि मैं ये काम करने के समर्थ हूँ, कैपेबल हूँ।
ठीक है, तो समर्थ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने मार्च 2024 के एंड तक ये कहा है कि समर्थ स्कीम में हम और सारे पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इस स्कीम के लिए क्या है, पूरी वैल्यू चेन जो है, पूरी वैल्यू चेन को कवर करता है। मतलब कि आप जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो वैल्यू चेन होती है वो बहुत लंबी होती है। बहुत अलग अलग तरीके के लेबर जो है इसके अंदर काम करते हैं, कोई प्रिंटिंग पे, कोई कटिंग पे, कोई टेलरिंग पे, कोई डाई पे, अलग अलग तरीके से। मतलब इसका वैल्यू चेन बहुत लंबा होता है। सभी के सभी वैल्यू चेन को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है स्कीम के अंदर, एक्सेप्ट वीविंग एंड स्पिनिंग, मतलब बुनाई और कताई के लोगों को छोड़ के बाकी सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। समर्थ स्कीम एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है और ये प्लेसमेंट देती है, आपको स्किल देके आपकी नौकरी लगवाने का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको संभालती है। ठीक है, मार्च 2024 तक ये लागू रहेगी। समर्थ स्कीम जो है वो ब्रॉड स्किलिंग पॉलिसी के ऊपर बनाई गई है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट करेंगे एंटरप्रेन्योर्स का, या मैं कहूंगी यूथ का। समर्थ स्कीम एक कैपेसिटी बिल्डिंग है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, आपको और ज्यादा समर्थ बनाएंगे और ज्यादा कैपेबल बनाएंगे। ये इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12th 5 ईयर प्लान का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। ठीक है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कंपोनेंट है जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट को लेके स्किल दी जाती है, तो उसको भी इसका हिस्सा बना दिया गया है। तो ये थी पूरी समर्थ स्कीम के बारे में जानकारी। अब हम अगली न्यूज पे बढ़ते हैं, दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उससे पहले आप लोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में जान ले। देखो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बहुत पहले से चल रहा है। इसमें क्या है कि जिन बैंकों को ये कहा गया है, मतलब कि जो बैंक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक है, चाहे वो फॉरेन बैंक है, कैसे भी बैंक है, उन बैंक को अपनी लोन वाली अमाउंट का 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ता है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पीएसएल क्या होता है। जिसको नहीं पता वो जाना प्लेलिस्ट पे, इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट पे, इसी चैनल पे आपको 34 वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अंदर आपको बैंकिंग का सेक्टर मिल जाएगा जहां पे मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज पीएसएल। 40% पीएसएल में देना पड़ता है हर बैंक को। मान लीजिए किसी बैंक ने 36% लोन ही पीएसएल में दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में दिया है, तो बचा हुआ 4% पैसा जो है वो आरआईडीएफ में चला जाता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में चला जाता है। यानी यहाँ पे जो पैसा आया अब उसको रूरल क्षेत्रों को, रूरल इंफ्रा को डेवलप करने के काम में लाया जाएगा। इसी तर्ज पे निर्मला सीतारमन ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर ऐसा अनाउंस किया गया है कि 10,000 करोड़ रुपए तो हम एलोकेट कर रहे हैं इस बजट में, इस वाले बजट में 10,000 करोड़ रुपए तो एलोकेट किए गए हैं। बाकी इसमें पैसा कहां से आएगा? जो बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स को पूरा नहीं करेंगे, जो शॉर्टफॉल होगा, 40% की कैटेगरी है, 40% पैसा आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है। आपने 40% से जितना भी कम पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में दिया है, मान लीजिए 40 देना था, आपने 32% ही पीएसएल कैटेगरी को दिया है, तो 8% पैसा उसमें से कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड में। इस तरीके से पैसा यहाँ पे आएगा और जिसका मकसद क्या होगा, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जो है उसके इंफ्रा को डेवलप करना मकसद होगा। अब आप कहोगे टीयर 2 और 3 क्या है? ये पॉपुलेशन के हिसाब से टीयर्स बांटे हुए हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार, फिर आपको समझ आएगा। गाइडलाइंस क्या कही गई है कि हम यूआईडीएफ को, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को ऑपरेशनलाइज करेंगे। ये क्या है, निर्मला सीतारमन ने मेंशन किया था कि 10,000 करोड़ रुपए हम लोग इसका एनुअल एलोकेशन करेंगे और बाकी पैसा पीएसएल के शॉर्टफॉल से इसमें डाला जाएगा। इसको मैनेज कौन करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैनेज कौन करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, और पब्लिक एजेंसीज जो हैं वो अर्बन इंफ्रा को डेवलप करेंगी टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में। टीयर 2 सिटी कौन सी होती है? जहां पे पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख तक होती है। और टीयर 3 सिटी क्या होती है? जहां पे पॉपुलेशन 20,000 से 50,000, मतलब छोटे शहर होते हैं टीयर 3, जहां पे 20,000 से 50,000 तक पॉपुलेशन होती है। और टीयर 2 में 50,000 से 2 लाख तक पॉपुलेशन होती है। यहाँ पे इंफ्रा डेवलप करना है। ठीक है, इससे क्या होगा आपको भी पता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। ठीक है, यूआईडीएफ अलग से फंड बन जाएगा जिसका एक पर्टिकुलर मकसद ही हो जाएगा अर्बन इंफ्रा को डेवलप करना। ठीक, हम लोअर कॉस्ट हायर इंपैक्ट अर्बन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे।
ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें खर्चा कम लग रहा है पर उससे फायदा ज्यादा होगा, हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, लास्ट न्यूज है, यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड अथॉराइजेशन सिस्टम। देखो क्या होता है, आपको पता है यूरोपियन यूनियन एक कम्युनिटी बनी हुई है जिसके अंदर आज के दिन 27 नेशंस हैं। कितने? 27 नेशंस हैं। इन 27 नेशंस में क्या है, इनकी एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, अलग अलग पॉलिसीज हैं इनकी, आप समझ सकते हैं। पूरी एक कम्युनिटी है जो इकोनॉमिक आधार लेके चली थी। तो इन 27 नेशंस में से मेजॉरिटी नेशंस ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे देशों में घूमते हुए वीजा की जरूरत नहीं है, वो वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, इनको वीजा की जरूरत नहीं है। ये यूरोपियन कंट्री है और इनको आपस में घूमते हुए वीजा की जरूरत नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन की अंदर मेंबर कंट्री है सभी वीजा फ्री है। कुछ नेशंस ऐसे भी हैं जो यूरोपियन यूनियन के हिस्सा तो है लेकिन वीजा फ्री नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कौन से देश हैं और अभी न्यूज में क्यों है? तो इन सभी नेशंस को जो वीजा फ्री ट्रैवल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं शेंजन जोन। क्या कहते हैं? शेंजन जोन। मतलब ये वो क्षेत्र है जहां पे आपको वीजा की नीड नहीं है, वीजा फ्री घूमना है। अब क्या कर दिया गया है? अब क्या किया गया है कि वीजा फ्री तो ठीक है, अब आपको एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको एक सर्टिफिकेट यानी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, जस्ट ये बताने के लिए कि हम कौन से देश से कौन से देश में जा रहे हैं। मतलब जब आप एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो, अभी तक तो वीजा फ्री जाते थे, अब भी वीजा नहीं बनवाना। अब क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरना पड़ेगा कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं। वो आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना है, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, वहीं पे ही यूरोपियन कंट्रीज भर सकती हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट आपको भरना होगा जिससे ये पता लग सके कि कौन मेंबर कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी न्यूज जिसके बारे में मैंने अभी बात की। तो हम अब बारीकियां देख लेते हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स तो हैं लेकिन शेंजन जोन में नहीं आते, वीजा फ्री नहीं है, और कौन से देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है फिर भी वीजा फ्री ट्रैवल करवाते हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को, ठीक है। तो देख लेते हैं ये क्या है। ये न्यूज में इसलिए आया कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने इस ऑथोराइजेशन सिस्टम को, भाई अथॉरिटी लेने वाले सिस्टम को पोस्टपोन कर दिया है 2024 तक। कब तक? 2024 तक पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। ये क्या है? एक डिजिटल ट्रैवल ऑथोराइजेशन सिस्टम है, ठीक। वीजा फ्री, वीजा एग्जेम्प्ट विजिटर्स के लिए ये आया है, और ये एक वीजा नहीं है, ये एक वीजा वेवर है। वीजा नहीं है, वीजा वेवर है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आपके ट्रैक को रखेगा कि कौन सा विजिटर कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। बस आपकी इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये एक डिटेल्ड सिक्योरिटी चेक को मद्देनजर रखते हुए कि सिक्योर फीचर्स बढ़ाते हुए इस काम को करा जा रहा है, ठीक है। ये शेंजन वीजा फ्री जितने भी देश हैं उन लोगों के लिए जरूरी हो जाएगा, ये ऑथराइजेशन लेना उन देशों के लिए जरूरी हो जाएगा जो अभी वीजा फ्री ट्रैवल कर रहे हैं। शेंजन एरिया कौन सा होता है? ऐसा एरिया जो 27 यूरोपियन नेशंस का है और जिन्होंने अपने बॉर्डर कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया है और वीजा फ्री एक दूसरे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर तो हैं लेकिन नॉन शेंजन जोन में आते हैं, यानी वो वीजा यूज करते हैं। ये है रोमानिया और बल्गारिया, ठीक है। रोमानिया और बल्गारिया इसने साइन तो कर दिया है शेंजन जोन वाला सिस्टम के हम भी वीजा फ्री रहेंगे, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं किया अपने देश में। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो नहीं है लेकिन शेंजन एरिया के अंदर आते हैं, मतलब कि वीजा फ्री एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये अपनी पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने अभी बात की। आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मोहब्बत बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में, आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। जिस स्टूडेंट को बेसिक्स में प्रॉब्लम है बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बेसिक क्लियर हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पे कूद जाना, और एवरी मंडे करंट में क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स का वो हम करते ही है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों के लिए? क्वेश्चन एक तो ये है, समर्थ स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? समर्थ स्कीम की मिनिस्ट्री आपको बतानी है, ठीक है, मिनिस्ट्री बतानी है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि ऐसे नेम एनी नेशन, ऐसे देश का नाम बताइए जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो है लेकिन शेंजन जोन में नहीं आता।
ठीक है, मेंबर तो है लेकिन शेंजन जोन में नहीं आता, शेंजन जोन में नहीं आता। आपको ऐसे किसी एक देश का नाम बताना है। तो आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुना है और आप इसका आंसर जरूर करेंगे। मैं इंतजार करती हूँ कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का, और आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।